हाँ, तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस कोविड-19 के सिचुएशन में आप लोग अपने-अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आज आप लोगों से BHDS 183 पुस्तक के चैप्टर 1 का डिस्कशन करूँगा। जो चैप्टर 1 का समरी है, मैं आज वो आप लोगों के सामने रखूँगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दरअसल बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। मैं कुछ रीजंस की वजह से बिजी था, काफ़ी बिजी था, इतना बिजी था कि मैं रात को वीडियोस अपलोड और एडिट या फिर वीडियोस को रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। तो इस कारण से मैं वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहा था, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम मतलब आगे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस टाइम पे ला सकूं। हालांकि मैं बार बार आप लोगों से ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता हूं। उसके पीछे होता ये है रीजन दोस्तों कि समय की जो कमी होती है वो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही रहती है, और इस वजह से क्या होता है कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं आगे से ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए समय पर वीडियोस ला सकूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी दे देता हूं। दरअसल दोस्तों जब मैंने वीडियोस बनाना बंद किया था तो उस समय मेरे चैनल पर लगभग 1900 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। मतलब अपनी जो फैमिली थी ये केवल 1900 लोगों की थी। लेकिन आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत ये जो चैनल है, ये जो फैमिली है, अब लगभग 2160 की हो गई है। और ये सब जो संभव हुआ है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के बदौलत संभव हुई है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से इस चैनल के प्रति प्यार बनाए रखें और इसी तरह से सपोर्ट करें, ताकि इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, ठीक है। बातें तो बहुत हो गई दोस्तों, अब सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है अनुवाद, स्वरूप और आयाम। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अनुवाद क्या है, तो अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा। खैर अनुवाद को बताने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर अनुवाद जो है कब से चली आ रही है, आखिर अनुवाद की क्या परंपरा रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अनुवाद है ये मानव जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हुई है। मतलब ये मानव जीवन के प्रारंभ से ही चली आ रही गतिविधि है, और ये जो है सभ्यता और संस्कृति के विकास में हमारी काफी मदद करती है। तो अनुवाद को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ हाउ आर यू, तो अगर आप इसको नहीं जानेंगे कि हिंदी में इसे कहते हैं कि आप कैसे हैं, मतलब हाउ आर यू का हिंदी अनुवाद हुआ हाउ आर यू का हिंदी अनुवाद हुआ आप कैसे हैं। अगर आप इस अनुवाद को नहीं जानेंगे तो क्या आप समझ पाएंगे कि हाउ आर यू का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हाउ आर यू का अनुवाद आपने किया, या मैं अभी आप लोगों को करके दे रहा हूँ, तभी आप समझ पाए कि इसका मतलब हुआ आप कैसे हैं। उसके बाद आपने उसका प्रत्युत्तर दिया, मतलब आपने उसका उत्तर किया मैं अच्छा हूं या फिर आई एम फाइन। तो दोस्तों अभी अभी दिए गए उदाहरण के माध्यम से आप लोग अनुवाद को थोड़ा बहुत जरूर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को अनुवाद के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और जब मैं आप लोगों को अनुवाद के बारे में बताऊंगा तो आप लोग ये जानेंगे कि अनुवाद के विभिन्न स्वरूप कैसे हैं, अनुवाद की क्या उपयोगिता है, अनुवाद के किस किस क्षेत्र में उपयोग हैं, किस किस क्षेत्र में प्रयोग हैं, और फिर अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की साधारण परिभाषा और व्यापक परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये टॉपिक अभी हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, अनुवाद का अर्थ और परिभाषा। देखिए दोस्तों अनुवाद शब्द का जो प्रचलित और सामान्य सा अर्थ है वो है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना, या फिर एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में लिख देना। और समान और व्यापक अर्थ में सामान्य लोग अनुवाद का यही अर्थ समझते हैं। अनुवाद को इसी प्रारूप में जानते हैं कि एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में कह देना। लेकिन अनुवाद शब्द के लिए अलग अलग भाषाविदों ने, अलग अलग वैयाकरणिक विदों ने या अलग अलग व्याकरण विदों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। तो अब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो भोलानाथ तिवारी जो कि भारत के जाने माने व्याकरणविद हैं, उनके अनुसार अनुवाद का जो शब्द है, जो अनुवाद शब्द है, इसका संबंध वद धातु से है। वद धातु का अर्थ होता है दोस्तों बोलना या कहना, और वद धातु में जब हम धाय प्रत्यय लगा देते हैं तो यही बन जाता है वाद। और हम जब इसी वाद के पूर्व मतलब वाद में एक उपसर्ग लगा देते हैं अनु, तो यही बन जाता है अनुवाद, ठीक है। और अनुवाद जो है इसमें दो चीजें हो गई अब, एक अनु एक वाद। अनु का मतलब होता है पुनः, और वाद का मतलब होता है कथन। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों अनुवाद का मूल अर्थ पुनः कथन।
मतलब हम कह सकते हैं कि अनुवाद शब्द का मूल अर्थ हुआ पुनः कथन या फिर पुनः से कहना, या फिर किसी के कहने के बाद उसे ही पुनः से कहना। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे दोस्तों कि अनुवाद जो है इसका साधारण सा या मूल अर्थ क्या हुआ। आप ये भी समझ गए होंगे कि अनुवाद कैसे बना है। वद धातु में अगर हम धय प्रत्यय लगा देते हैं तो वाद बन जाता है, और उससे पूर्व एक उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अनु बन जाता है, अनुवाद बन जाता है। और अनुवाद का मूल अर्थ होता है पुनः कथन। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह एक और व्याकरणविद हैं प्रोफेसर हरिमोहन। उन्होंने चिंतामणि नामक एक शब्दकोश की रचना की है, और उसमें उन्होंने कहा है अनुवाद के बारे में, प्राप्तस्य पुनः कथने, मतलब पहले से कहे गए कथन को पुनः से कहना, या फिर पहले से कहे गए को फिर से कहना। या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, ज्ञात अर्थ को पुनः से प्रतिपादित करना ही अनुवाद है। और इसी तरह पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी अष्टाध्यायी में अनुवाद के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया है, अनुवादे चरणम। मतलब अनुवाद जो है यह चरण में चलने वाली प्रक्रिया है, और यह हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी। तो स्पष्ट दोस्तों, इतनी सारी बातों को सुन करके आप ये जरूर समझ गए होंगे कि अनुवाद शब्द का तात्पर्य हुआ या तो अनुकथन, या अनुकथन मतलब पुनः से कथन को कह देना, या फिर कहे हुए को फिर से कहना, या दोहराना, या फिर पुनः कथन। तो ये सारे जो शब्द हैं, जैसे कि अभी मैंने तुरंत कहा अनुवाद, कहे हुए को फिर से कहना, दोहराना, पुनः कथन, ये सारे जो है अनुवाद शब्द के तात्पर्य हैं। ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, अनुवाद को भाषांतर भी कहते हैं, या फिर इसे अन्वयांतर भी कहा जाता है। तो ये भाषांतर और अन्वयांतर जो है, इस पर भी बातें हम लोग करेंगे। थोड़े आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग भाषांतर और अन्वयांतर में भी विश्लेषण करेंगे, इन दोनों के बीच में भी अंतर को स्थापित करेंगे। फिलहाल हम केवल इतना जान लेते हैं कि अनुवाद को भाषांतर या फिर अन्वयांतर भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग अनुवाद शब्द के अर्थ को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नीचे देखते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक है जिस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। हालांकि दोस्तों, मैं यहाँ पर पेजेज को ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि पेजेज को स्क्रॉल करके बता पाना संभव नहीं है, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियोज को देखना नहीं चाहेंगे। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नोट्स है, इस चैप्टर के नोट्स को मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। मतलब वो नोट्स इस तरह से फॉर्मेट में होगा कि बुक जो है, ये बुक यही रहेगा, लेकिन इसके जो ये वाले पेज को आप देख रहे हैं, ये वाले कॉर्नर को, ये वाले मार्जिन को आप देख रहे हैं, इसमें नोट्स लिखे रहेंगे, और जो मेन पॉइंट्स होंगे वो बुक में टिक लगाए गए होंगे। तो इस तरह का जो नोट PDF है वो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, और आप लोग उसे चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब क्या है। तो अब आगे है दोस्तों अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद की क्या परिभाषा है, हम लोग इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वास्तव में क्या होता है कि अनुवाद जो है, अनुवाद की जो परिभाषा है, ये दो चिंतन में विभक्त है। एक तो आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की परिभाषा दी जाती है, और फिर एक उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की परिभाषा दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अनुवाद का जो आधुनिक चिंतन है, इसके आधार पर हम अनुवाद की क्या परिभाषा दे सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तविकता ये है कि अनुवाद जो है आधुनिक चिंतन के आधार पर एक भाषिक गतिविधि है, जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषिक व्यवहार है, और फिर भाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद दो भाषाओं के बीच केवल एक सामान्य से सेतु का कार्य करता है। और इसके सहायता से, मतलब अनुवाद की सहायता से, हम आधुनिक चिंतन के अंतर्गत दो संस्कृतियों को जान पाते हैं। अब आइए देखते हैं कि आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की क्या क्या परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों ने दी है, भिन्न भिन्न व्याकरणविदों ने क्या क्या परिभाषाएं आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की दी है। तो सबसे पहले नाइडा EA तथा टेवर R थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन 1969 के पेज नंबर 12 में एक लेखक कहते हैं, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की जो क्रिया है वही अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। और उसी तरह कैटफर्ड जेसी एक लेखक हैं, ठीक है, एक व्याकरणविद हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ए लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन एंड SA इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक 1965 में पेज नंबर 20 पर अनुवाद की एक और परिभाषा दी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समतुल्य पाठ सामग्री में परिणत करना ही अनुवाद है।
इसी तरह दोस्तों हमारे भारत के महान व्याकरणविद भोलानाथ तिवारी ने भी आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की एक व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन या फिर व्यवस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम और समतुल्य एवं सहज प्रतीकों को स्थापित करना ही अनुवाद है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अनुवाद क्या है। आधुनिक चिंतन के आधार पर आप इतना तो जरूर ही समझ गए होंगे कि अनुवाद की परिभाषा इस तरह की हो सकती है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। जैसे कि मूल भाषा, मैंने एक उधर तुरंत एग्जाम्पल दिया था ऊपर में, हाउ आर यू, यह एक मूल भाषा का संदेश था और इसी के समतुल्य संदेश जो कि लक्ष्य भाषा हिंदी में था, आप कैसे हैं या फिर तुम कैसे हो। तो हुआ ये दोस्तों कि मूल भाषा का जो संदेश था इसी के बराबर का संदेश हिंदी में मतलब लक्ष्य भाषा में परिणत कर दिया गया, आप कैसे हैं। तो इस तरह से आप लोग आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की परिभाषा समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की क्या परिभाषा हो सकती है। तो उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर दोस्तों अनुवाद जो है इसे एक सांस्कृतिक व्यवहार माना गया है, ना कि एक भाषिक व्यवहार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद को एक भाषिक व्यवहार माना गया है। भाषिक व्यवहार, मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ भाषिक व्यवहार माना गया है। लेकिन दोस्तों उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद को एक सांस्कृतिक व्यवहार माना गया है और इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि अनुवाद क्यों किया जाता है और उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उत्तर आधुनिकवाद के चिंतन के आधार पर भी अनेक परिभाषाएं अनुवाद की दी गई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अभी हम लोग बात करेंगे उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की परिभाषाओं के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी बहुत से व्याकरणविदों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो है डॉक्टर लॉरेंस वेनुटी, जो ये कहते हैं कि अनुवाद लक्ष्य भाषा के पाठक की सुविधानुसार विदेशी पाठ के भाषाई और सांस्कृतिक अंतर का जबरन प्रतिस्थापन है। लॉरेंस वेनुटी कहते हैं कि जो अनुवाद जो है ये लक्ष्य भाषा के पाठक की सुविधानुसार विधि पाठ के भाषाई और सांस्कृतिक अंतर का जबरन प्रतिस्थापन है। मतलब उनका कहना है कि ये जो अनुवाद है यह एक जबरन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाठक जो है अपने सुविधानुसार विदेशी भाषाओं या विदेशी पाठ को अपने इच्छानुसार परिणत कर लेते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं। इंग्लिश में वो कहते हैं ट्रांसलेशन इज द forcible replacement of the linguistic and cultural difference of the foreign text with a text that will be intelligible to the target language reader। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों होमी भाभा भी अपनी पुस्तक द लोकेशन ऑफ कल्चर में लिखते हैं, अनुवाद का काम कभी किसी एक भाषा अथवा संस्कृति की किसी दूसरी भाषा अथवा संस्कृति पर जीत स्थापित करना नहीं है, अपितु यह एक ऐसी मिश्रित संस्कृति को जन्म देता है जहां दो संस्कृतियां आपस में मिलती है। तो वो इंग्लिश में इसे इस तरह से लिखते हैं, ट्रांसलेशन इज नेवर अ साइट वेयर वन लैंग्वेज कल्चर कैन क्लेम कंप्लीट विक्ट्री ओवर द अदर, rather it is a space of hybridity where newness enters the world। बकेर, मोना एंड सल्दानहा, गैब्रिलिया, रॉटलेज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, पेज नंबर 202 में ऐसा वो लिखते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर भी अनुवाद की परिभाषा को समझे होंगे। हालांकि उत्तर आधुनिक चिंतन के आधार पर जो परिभाषाएं मैंने अभी आप लोगों को बताई, इसकी आवश्यकता परीक्षा में नहीं पड़ने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग अगर आधुनिक चिंतन के आधार पर अनुवाद की परिभाषा पढ़ेंगे तो मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। अब इतनी सारी बातें आप लोग जान गए दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे हम लोगों को किस बातों का अध्ययन करना है। आगे हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों अनुवाद के स्वरूप के बारे में। दोस्तों इसको पढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो भी परिभाषाएं मैंने दी हैं ये केवल और केवल आपको समझाने हेतु दी गई हैं।
और भी अनेक परिभाषाएं हैं जो कि आपके पुस्तक में, आपके ऑफिशियल स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। तो कृपया करके आप लोग स्टडी मटेरियल को एक बार जरूर देखें। हालांकि जो मैं नोट्स आप लोगों को बुक के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब बुक पे जितने भी पॉइंट इंडिकेट किए गए होंगे तो उसमें वो सारी परिभाषाएं भी जरूर इंडिकेट की गई होंगी, आप लोगों को सुविधा जरूर मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अनुवाद के स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुवाद के स्वरूप पर अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से अनुवाद का जो स्वरूप है दो संदर्भों में व्यक्त किया जा सकता है। एक तो व्यापक संदर्भ में हम लोग अनुवाद के स्वरूप को जान सकते हैं, और दूसरा हम लोग अनुवाद के स्वरूप को सीमित भी कर सकते हैं। मतलब अनुवाद का जो संदर्भ है, मतलब दूसरा संदर्भ जो है वो सीमित संदर्भ है अनुवाद का स्वरूप का। तो अभी सबसे पहले हम लोग अनुवाद के व्यापक संदर्भ को देखेंगे दोस्तों। हम लोग यहाँ पर अनुवाद का जो व्यापक संदर्भ है उसके बारे में इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में विस्तार रूप से पता नहीं है, जबकि जो सीमित संदर्भ है इसके बारे में मैंने अभी तुरंत आप लोगों को अनुवाद के अर्थ के दौरान बताया। अनुवाद का सीमित संदर्भ केवल इतना सा होता है कि एक भाषा के पाठ को दूसरे भाषा में ले जाना ही अनुवाद है, यही अनुवाद का सीमित संदर्भ है, अनुवाद का सीमित स्वरूप है। लेकिन अभी हम लोग अनुवाद के व्यापक संदर्भ को, अनुवाद के व्यापक स्वरूप को देखेंगे। और दोस्तों चूंकि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को ऊपर बताया, जब हम लोग डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद की परिभाषा पे बात कर रहे थे तो भोलानाथ तिवारी जी ने कहा था कि भाषा जो है ये ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो अभी अनुवाद का व्यापक संदर्भ देखेंगे, अनुवाद के व्यापक स्वरूप को देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अनुवाद के व्यापक स्वरूप को भी प्रतीक के रूप में ही देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग अनुवाद को प्रतीक के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर ये प्रतीक है क्या। प्रतीक जो है दोस्तों विज्ञान की एक मूलभूत इकाई है। ठीक है, और पियर्स के मतानुसार, पियर्स एक व्याकरणविद हैं, ठीक है, उनके अनुसार वह वस्तु प्रतीक हो सकती है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। मतलब पियर्स कहते हैं कि वह कोई भी वस्तु जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है वह जो है प्रतीक है। आप इस परिभाषा को समझे नहीं होंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि मेज पर देखो या कहते हैं कि टेबल पर देखो, तो ये जो मेज या टेबल ये जो शब्द है क्या यह स्वयं मेज या टेबल है? तो आपका और मेरा दोनों का उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। मेज या टेबल जो है यह केवल एक प्रतीक मात्र है जिसके माध्यम से हम एक किसी वस्तु को इंगित करना चाह रहे हैं, हम एक किसी निश्चित वस्तु को इंगित करना चाह रहे हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि जो ये प्रतीक है केवल एक चिन्ह मात्र है जिसके माध्यम से हम किसी एक विशेष वस्तु को इंगित करना चाहते हैं, विशेष वस्तु को दिखाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार पियर्स जो है प्रतीक को इस तरह से परिभाषित करते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को उदाहरण के स्वरूप में बताया। अभी मैंने आप लोगों को मेज का उदाहरण दिया था। तो पियर्स एकदम साधारण सी भाषा में कहते हैं कि प्रतीक वह वस्तु है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। अ साइन इज समथिंग दैट स्टैंड्स टू समबडी फॉर समथिंग एल्स इन सम रिस्पेक्ट और कैपेसिटी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग अब प्रतीक को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जैकबसन जो कि एक व्याकरणविद थे, उन्होंने भाषिक पाठ को या फिर कह सकते हैं कि अनुवाद के अंतरण को तीन भागों में, तीन आधारों पर बांटने का प्रयास किया। तीन भागों में या फिर तीन आधारों में बांटने का प्रयास किया था। जिन तीनों के नाम है, जिन तीनों के नामों में सबसे पहला है अंतःभाषिक अनुवाद, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, और तीसरा है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन। तो इन तीनों के बारे में अभी हम बातें करेंगे। आगे नीचे लिए चलता हूं, मैं दिखा देता हूं कि ये टॉपिक कहाँ पे है जहां पर अभी हम लोगों को चर्चा करनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ रही ये टॉपिक। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद के बारे में दोस्तों। तो अंतर्भाषिक अनुवाद में होता यह है दोस्तों कि एक ही भाषा के प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को उसी भाषा की अन्य प्रतीक में परिणत कर देना। मतलब क्या है कि भाषा भी वही है और जो चीजें लिखी गई हैं उसी को दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे तरीके से, आसान तरीके से उसी भाषा में लिख देना। जिस भाषा में जो बात लिखी गई है उसी
उसी को अनुवाद करके, उसी को सरल करके उसी भाषा में लिख देना ही अंतःभाषिक अनुवाद है, जिसे हम लोग इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं, और इसी को हम लोग अन्वयांतर भी कहते हैं। आप लोग इसको समझे नहीं होंगे, मैं इसको साधारण करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूँ, उदाहरण के माध्यम से आप लोग तुरंत ही समझ जाएंगे कि अंतःभाषिक अनुवाद क्या है, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन क्या है, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन क्या है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती नाम की एक पुस्तक आती है, काफी धार्मिक पुस्तक है हिंदू धर्म की, ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती में क्या होता है कि संस्कृत की बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी रहती हैं, या फिर आप अगर वाल्मीकि कृत रामायण को भी देखें, या फिर तुलसीदास कृत रामायण को भी देखें, तो आप लोगों को बड़ी बड़ी संस्कृत की टीकाएं देखने को मिलेंगी। इतने बड़े बड़े संस्कृत के टीकाएं होंगे, या इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होंगी कि आप लोगों को उसको एक बार में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप लोग उसको एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की है दोस्तों, मैं दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करता हूँ, तो मैंने वहां पर देखा है कि बड़ी बड़ी सेंटेंस, बड़ी बड़ी लाइनें लिखी रहती हैं, जिसको एक बार में एक सांस में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग साधारणतया, मतलब उदाहरण के माध्यम से जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मैं उसको साधारण करने की कोशिश करता हूँ, उन लाइनों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। वो जो एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा रहता है, वो जो बड़ा सा एक शब्द, उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो होता ही है दोस्तों कि जो संस्कृत या फिर किसी अन्य भाषा की बड़ी बड़ी जो टीकाएं होती है, अगर उसी को छोटे करके अनुवाद स्वरूप में लिख दिया जाता है, तो वही अंतःभाषिक अनुवाद का एक उदाहरण होता है। मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग अंतःभाषी अनुवाद को अब समझ गए होंगे। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन जो है, इसको आप लोग आसानी से अब समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो आप लोग कृपया करके दुर्गा सप्तशती या फिर वाल्मीकि कृत रामायण या तुलसी कृत रामायण, मतलब तुलसीदास कृत रामायण, इसको एक बार जरूर देखिएगा। आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी लाइनें जरूर मिल जाएंगी जिसको एक बार में पढ़ना संभव नहीं है। तो आप लोग उस समय उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, और जब ही जैसे ही आप उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, वही अंतःभाषिक अनुवाद का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्भाषिक अनुवाद के बारे में, जिसे हम लोग इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक भाषा के प्रतीक में व्यक्त पाठ को जब कोई पाठक या अनुवादक दूसरी भाषा के प्रतीकों में परिणत करने की कोशिश करता है, तो वही अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है, और इसे ही भाषांतर कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि एक भाषा होती है, उसका अनुवाद दूसरे भाषा में कर दिया जाता है, तो वही भाषांतर, तो भाषा में अंतर, वही हो गया भाषांतर या अंतर्भाषिक अनुवाद। और दोस्तों, इसे ही अंग्रेजी में प्रॉपर ट्रांसलेशन की संज्ञा भी दी जाती है। मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को तुरंत एक एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए आप लोगों को तुरंत ही बता देता हूं। जैसे हाउ आर यू, अगर हम लोग इसी का हिंदी करें तो आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, यही जो है दोस्तों प्रॉपर ट्रांसलेशन है, और यही अंतर्भाषिक अनुवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। और अभी के दौर में अंतर्भाषिक अनुवाद की विशेष मांग है, और हम अधिकतर जगहों पर अंतर्भाषिक अनुवाद का ही प्रयोग करते हैं। और विश्व भर में जितने भी दोस्तों साहित्य, सृजनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, कविताएं हो, जितने भी हो, इन सभी का आधार यही अंतर्भाषिक अनुवाद है। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक शब्द की चर्चा हुई है, प्रॉपर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये जो अंग्रेजी का शब्द ट्रांसलेशन है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द ट्रांसलेशियो से हुई है, और इसका अर्थ होता है पार ले जाना। और ट्रांसलेशन जो है दोस्तों, इस शब्द में ट्रांस और फेयर दो वर्ड्स मिले हुए हैं, और इस तरह से ये जो ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसका भी एक ही अर्थ होता है, और वो होता है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा के पाठ में परिणत कर देना। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब आप लोग अंतर्भाषिक अनुवाद को भी समझ गए होंगे। यहीं पर था दोस्तों अंतर्भाषिक अनुवाद। अब अंतिम रह गया है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जो अनुवाद होता है, इसमें प्रतीक को परिणत कर दिया जाता है। मतलब ये, जैसे कि आप लोग हाउ आर यू का हम ट्रांसलेशन करते हैं, आप कैसे हैं अथवा तुम कैसे हो, तो ये सुनने लायक है, आप इसे सुन सकते हैं। हाउ आर यू जो मैंने कहा, इसको आपने सुना, और इसी का हिंदी हो गया, आपने अनुवाद कर लिया और आपने कह दिया आप कैसे हैं अथवा तुम कैसे हो। लेकिन अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में होता यह है कि ये सुनने लायक नहीं होता है, बल्कि ये रूपगत हो जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों, मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक कहानी है, ठीक है, वो कहानी लिखित स्वरूप में हमारे सामने पड़ी भी, और हमारे दिल में आया कि चलो भाई इसको नाटक में
परिणत परिणत कर दिया जाए। और नाटक में जब आप इसको परिणत करेंगे तो आप क्या करेंगे, पात्रों का उदय करेंगे, आप नाटक दिखाएंगे, लोग उसे देखेंगे तो वो रूपगत हो जाएगा, वो लोगों के सामने दिखेगा। जैसे कि फिल्में हैं, फिल्में क्या है दोस्तों, ये हमें दिखती हैं, ये हमारे सामने रूपगत है। आखिर फिल्म की कोई ना कोई स्टोरी तो जरूर होगी जो कि लिखी गई होगी। तो होता यह है दोस्तों कि अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीकों को ही परिणत कर दिया जाता है। जो चीजें सुनने लायक होती हैं उसको रूपगत कर दिया जाता है, जो रूपगत होती हैं, जो देखने लायक होती है, उसको सुनने में बदल दिया जाता है। जैसे कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि आज से कुछ समय पहले, ज्यादा नहीं, कुछ ही समय पहले रेडियो का बहुत प्रचलन था दोस्तों। और उस समय में सीरियल्स जो है रेडियो में सुनने को भी मिलता था। हालांकि टीवी पर वो चलता था, टीवी पर जो वो चलता था तो आप उसे देख भी सकते थे, और उसी को परिणत करके रेडियो में सुनाया भी जाता था। तो ये क्या था दोस्तों, रूपगत चीजें टीवी से बदल करके स्रोत सुनने लायक हो गई, श्रवण लायक हो गई, और हमारे कान से वो सुनी जाती थी। तो इस तरह से आप लोग अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद को भी समझ गए होंगे दोस्तों। और अनुवाद के स्वरूप के अंतर्गत आप लोग अनुवाद के व्यापक संदर्भ को जान गए होंगे। अब हम लोग अनुवाद के सीमित संदर्भ की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को अनुवाद के सीमित संदर्भ के बारे में पहले ही बता दिया, एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना ही सीमित संदर्भ है अनुवाद का, लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉपिक दिया गया है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूँ। दो सीमित संदर्भ में अनुवाद के दो आयाम है दोस्तों, एक तो पाठधर्मी अनुवाद, दूसरा प्रभावधर्मी अनुवाद। तो पाठधर्मी अनुवाद से तात्पर्य होता है दोस्तों कि ऐसा अनुवाद जिसमें पाठ, मतलब जो पाठ है, जो मेन जो मूल पाठ है, और स्रोत पाठ दोनों सर्वोपरि है। ऐसा होता है कि एक अनुवादक जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है तो वह मूल पाठ के प्रति भी ईमानदार होता है, और अनुवाद करते समय जो अनुवाद उसके सामने निकल कर आएगा उसके प्रति भी ईमानदार होता है। मतलब यहाँ पर होता ये है कि अनुवादक जो है वह मूल रूप से मेन पाठ के, मतलब मेन पोर्शन के प्रति भी जिम्मेदार होता है, और जो रिजल्ट आएगा उसके प्रति भी जिम्मेदार होता है। मतलब उसमें वो काट छाट नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, हाउ आर यू, यह एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और जब आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं, तो आप बोलेंगे, क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे आप कैसे हैं अथवा तुम कैसे हो। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों कि यहाँ जो मूल पाठ था और जो आपका अनुवाद हुआ वो दोनों सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपने हाउ आर यू का कह दिया तुम कौन हो, ऐसा तो नहीं कह दिया आपने, या फिर तुम क्या हो, ऐसा नहीं कहा आपने दोस्तों, आपने बिल्कुल सेम टू सेम अर्थ को उतार दिया। तो यही दोस्तों पाठधर्मी अनुवाद है, जिसमें स्रोत पाठ और मूल पाठ दोनों सर्वोपरि होता है, और अनुवादक हमेशा बिना किसी चोरी के अपने मूल पाठ और अपने रिजल्ट पाठ, मतलब जो लक्ष्य पाठ है, दोनों के प्रति जिम्मेदार होता है। और इस तरह से के अनुवाद में कभी भी वो चोरी का काम नहीं करता है, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अनुवाद करता है। तो वो पाठधर्मी अनुवाद है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रभावधर्मी अनुवाद। प्रभावधर्मी अनुवाद में क्या होता है कि शब्दों से कोई लेना देना नहीं रहता है, केवल प्रभाव से लेना देना रहता है कि प्रभाव सही है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है। और जैसे कि एक और ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूं, इट इज रेनिंग लाइक अ डॉग एंड कैट। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब आप इसका सीधा अर्थ अगर निकालेंगे दोस्तों तो इसका अर्थ होगा कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश हो रही है। क्या ये संभव है दोस्तों, कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश हो? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपने सेंटेंस के प्रभाव को देखा। इट इज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि प्रभाव को देखा गया है, मूल पाठ का क्या प्रभाव है उसी को लक्ष्य पाठ में उद्यत किया गया, उसी को लक्ष्य पाठ में रखा गया। तो इस तरह का अनुवाद जो होता है दोस्तों प्रभाव धर्मी अनुवाद होता है। मुझे लगता है कि आप लोग अनुवाद के सीमित संदर्भ को, अनुवाद के व्यापक संदर्भ को और अनुवाद के स्वरूप को समझ गए होंगे। अब है दोस्तों अनुवाद का महत्व, अनुवाद का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि अनुवाद का काफी व्यापक महत्व है। जब से मानवीय जीवन की शुरुआत हुई है तब से ही अनुवाद होता आया है, क्योंकि बिना अनुवाद दोस्तों
हम आपकी बातों को नहीं समझ सकते हैं, आप हमारी बातों को नहीं समझ सकते हैं, या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात को नहीं समझ सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों अनुवाद का काफी महत्व है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है। जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ हिंदी में, अगर कोई इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो सारी मतलब मेरे द्वारा कही गई सारी बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ सकता है। या फिर अधिकतर लोग, भारत में रहने वाले अधिकतर लोग इंग्लिश की जो भाषा है, जो इंग्लिश के जो सेंटेंस है, उसको अनुवाद करके हिंदी में ही समझते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में ही समझ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अधिकतर अधिकतर प्रदेश में, भारत के अधिकतर भागों में, खास करके उत्तरी भारत में तो हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो हिंदी भाषी लोग इंग्लिश को अक्सर अनुवाद करके हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से, या फिर खुद खुद जो स्टूडेंट हैं, खुद खुद जो विद्यार्थी हैं, वो इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करके समझते हैं, ताकि उसे हिंदी, क्योंकि हिंदी पर उसका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी पर छात्र का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो परिवेश है वो हिंदी का रहा है। तो हिंदी का क्या है कि इंग्लिश के माध्यम से इंग्लिश को वो सुनते हैं और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझते हैं। तो इस तरह से दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का काफ़ी महत्व है, आप ये समझ सकते हैं। पर्यटन और अनुवाद, ऐसा है दोस्तों कि अभी मैं उत्तरी भारत में रहता हूँ, वास्तविकता यही है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अगर मैं केरल की ओर जाऊँ या फिर मैं तमिलनाडु की ओर जाऊँ, मतलब साउथ इंडिया की ओर जाऊँ, तो वहाँ पर हिंदी भाषी लोग नहीं है दोस्तों। और वहाँ पर्यटन स्थल भी ज़्यादा है, बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े हिल स्टेशन हैं, समुद्र के तट हैं। तो वहाँ पर घूमने लायक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर्यटन लायक जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर हिंदी बोलने वालों की काफ़ी कमी है। और अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं इंग्लिश के साथ उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाऊँगा। हालांकि मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, बट क्या है कि मैं फिर भी उतना ज़्यादा स्टेबल वहाँ नहीं हो पाऊँगा जितना कि मैं यहाँ पर हिंदी में स्टेबल हूँ। तो वहाँ पर जो पर्यटन है दोस्तों, उस पर्यटन को देखने हेतु मुझे अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर जो भी लोग इंग्लिश बोलेंगे, मुझे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी मैं उसे समझ पाऊँगा। इसलिए दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में भी अनुवाद का काफ़ी महत्व है। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद, दोस्तों देखिए, प्रशासनिक क्षेत्र में भी अनुवाद का काफ़ी महत्व है। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान के अनुसार इंग्लिश को द्वितीय राजभाषा के तौर पर माना जाता है, और भारत में अधिकतर प्रशासनिक सेवाएं, अधिकतर प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम में होते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया कि भारत के अधिकतर प्रदेश में हिंदी की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। और प्रशासनिक क्षेत्र का भी अगर कोई काम रहता है तो वहाँ पर भी लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, या फिर इंग्लिश को किसी भी रीजनल, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बदल कर, परिणत करके समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपना काम चलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें भी अनुवाद का काफ़ी महत्व है। इसी तरह जनसंचार माध्यमों में भी अनुवाद की काफ़ी आवश्यकता है दोस्तों, अनुवाद का काफ़ी महत्व है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तुरंत हाउ आर यू का एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि जनसंचार यहाँ पर तो एक तरह से कहिए संचार साधन है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। हालांकि मैंने यहाँ पर हाउ आर यू वाला एग्जाम्पल गलत तरीके से ले लिया, यहाँ पर मुझे इस एग्जाम्पल को लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे मीडिया में विज्ञापन आता है, यह एक जनसंचार का माध्यम है दोस्तों, क्योंकि उस विज्ञापन के माध्यम से मान लीजिए कोई एक प्रचारक जो है, कोई एक विज्ञापन दाता है, किसी एक प्रोडक्ट का विज्ञापन देता है, तो क्या उस प्रोडक्ट को एक ही व्यक्ति खरीदता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको लाखों व्यक्ति खरीदते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि विज्ञापन जो है ये जनसंचार का माध्यम है। और दोस्तों मान लिया जाए कि कोई प्रोडक्ट अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है और अमेरिकन लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्या उस प्रोडक्ट को अगर हम भारत के बाज़ारों में बेचेंगे तो क्या उसका इंग्लिश ऐड हम देंगे, खास करके उत्तरी भारत में, तो क्या अधिकतर लोग उस ऐड को समझ पाएंगे, उस प्रचार, उस विज्ञापन को समझ पाएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको वो नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ वो जो अमेरिकन लोग जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर इंग्लिश में उसका ऐड आ रहा है, तो भारत के, खास करके उत्तरी भारत के क्षेत्र में उसको हिंदी में परिणत करना होगा, ताकि जनसंचार तक उस प्रोडक्ट का ऐड पहुंचे, उस वस्तु का ऐड पहुंचे, उस वस्तु का विज्ञापन पहुंचे और वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। इसी तरह दोस्तों काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे कि मूवी की, मतलब फिल्मों की डबिंग होती है, कार्टून उद्योग होता है, ये सारे जनसंचार माध्यमों में अनुवाद के अंतर्गत आती हैं। और इससे इस तरह से ये होता है कि जनसंचार माध्यम में अनुवाद की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्य और अनुवाद दोस्तों, ऐसा है कि बहुत से ऐसे लेखक हैं जो कि
अंग्रेजी में या अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में, अन्य किसी प्रदेश की भाषा में अपनी अपनी किताबें लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, फिर फिक्शन बुक्स लिखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिखती हैं। तो उसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो उसे हम लोगों को हिंदी में या फिर किसी क्षेत्रीय भाषा में परिणत करवाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों साहित्य का जो महत्व है वो अनुवाद का जो महत्व है वो साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड करके एक नॉवेल है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है और काफ़ी प्रचलित नॉवेल है दोस्तों, लेकिन उसका हिंदी संस्करण भी हमारे भारतीय बाजार में हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने अनुवाद के माध्यम से उस साहित्य का अनुवाद करवाया और अपने सुविधा हेतु अनुवाद करवाया ताकि हम रिच डैड पुअर डैड नोवेल को अच्छे से समझ सके। इसी तरह दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुवाद का काफी महत्व है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, साहित्य, जनसंचार, शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का काफी महत्व है। उसी तरह दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुवाद का काफी महत्व है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूज़ है, मतलब जो विश्व में जो घटित हो रही घटनाएं हैं, अभी तुरंत कुछ देर पहले अमेरिका में कोई घटना घटित होती है, जापान में, सूडान में, खार्तूम में, जकार्ता में, कहीं पे भी, पाकिस्तान में कहीं पर भी घटनाएं घटित होती है, उसको तुरंत हम लोग अपनी भाषा में अपने टेलीविजन पर देख पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण है अनुवाद। क्योंकि अनुवाद जो है इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई है और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और तुरंत ही अनुवाद के माध्यम से हम कोई भी सूचना तुरंत अपने घर पर कानों कान, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लेते हैं। तो इस तरह से अनेक क्षेत्र है दोस्तों जहां पर अनुवाद का काफी महत्व है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, अब मैं देख लेता हूँ वो टॉपिक कौन सा है। तो आगे है और लास्ट टॉपिक है शायद ये, इसका नाम है अनुवाद कार्य में चुनौतियां। तो देखिए दोस्तों, अनुवाद जो है ये काफी आसान लगता है सुनने में, लेकिन अनुवाद को करना काफी जटिल है दोस्तों। ये जितना आसान है उतना ही जटिल है। क्योंकि मैंने अभी तुरंत अनुवाद का जब सीमित संदर्भ आप लोगों को बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाठधर्मी अनुवाद के अंतर्गत पाठ के लक्ष्य, मतलब मूल पाठ को और लक्ष्य पाठ को दोनों को बराबर रखना होता है, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं करना होता है। जो चीज जैसे हो एक भाषा में, उसी चीज को सेम उसी तरह दूसरी भाषा में उतार देना। तो ऐसा करने में काफी कठिनाई आती है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई अनुवादक अनुवाद करता है, दो भाषाओं के बीच का अनुवाद करता है, तो उसे दो भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है और साथ साथ उसे दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। दोस्तों अनुवाद में सहजता होनी चाहिए, स्पष्टता और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अनुवादक के समक्ष सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है, या सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपनी क्षमता को पहचाने सबसे पहले, और अपनी सीमा दोनों को पहचाने और उसी के माध्यम से अनुवाद करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज कम है, आपको ज्ञान की कमी है और आपने चंद पैसों के लिए अनुवाद करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा कि अनुवादक को काफी तकलीफ होगी, अनुवादक काफी परेशानी का सामना करेंगे। और दोस्तों वास्तव में अनुवाद एक काफी जटिल कार्य है। अनुवादक को अनुवाद के समय अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में यह भी आवश्यक है दोस्तों कि अनुवाद अपना संयम बनाए रखे और बेहतर पाठ निर्माण की कोशिश यथासंभव करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई त्रुटि अथवा कमी रहती है तो मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। हालांकि इस चैप्टर की समरी को पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग चाहें तो बिना किसी क्वेश्चन को देखे हुए अच्छे से एग्जाम में धड़ल्ले से अपने आंसर्स लिख सकते हैं। फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा दोस्तों कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन आप लोगों से करवा दूं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।